हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं दुर्गेश और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम का गुरु विद दुर्गेश। दोस्तों, हम लोगों ने महान्यायवादी और आपके महालेखा नियंत्रक परीक्षक इन चीज़ों को कवर कर लिया था। और दोस्तों, हम लोग यूपीसीएस आरओ एआरओ के अंतर्गत जो घटना चक्र की सीरीज़ देख रहे हैं, उसमें हम लोग पॉलिटी के लेक्चर को कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग वरीयता अनुक्रम देखेंगे। जिस प्रकार से दोस्तों राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, किस प्रकार से क्रम होता है इन लोगों का, उस क्रम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हम लोग आज इस टॉपिक को कवर करेंगे और इससे संबंधित जो प्रश्न होगा उसको देखेंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, जो वरीयता अनुक्रम है, इसके अंतर्गत राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ठीक है, राज्य सरकार केंद्र सरकार के जो विभिन्न पदाधिकारी होते हैं दोस्तों, ठीक है, उनके पद क्रम से संबंधित होता है ये वरीयता अनुक्रम। इसका प्रयोग राजनीतिक समारोहों के अवसर पर किया जाता है। सरकार के दैनिक कार्य में इसका कोई प्रयोग होता नहीं। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, कोई प्रोटोकॉल होता है, उसके अंतर्गत जो राजनीतिक समारोह होते हैं उनके अवसर पर किसको आपको प्रायोरिटी देनी है, किसको बाद में रखना है, वो चीज़ें इसी से निर्धारित होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, लिखा है 26 जुलाई सन 1979, ठीक है, 26 जुलाई 1979 को इससे संबंधित अधिसूचना जारी की गई थी। और वर्तमान शीर्ष पदों की वरीयता अनुक्रम किस प्रकार है, यही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका राष्ट्रपति। ठीक है, सबसे जो आप जानते हैं भारत का पहला नागरिक कौन होता है, आपका राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का आता है दोस्तों उपराष्ट्रपति, और तीसरे नंबर पर दोस्तों आता है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे इन लोगों से, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। चौथा आता है दोस्तों राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं अपने राज्य में, वो प्रधानमंत्री के बाद नीचे आते हैं। ठीक है, और भूतपूर्व जो दोस्तों राष्ट्रपति होते हैं वो आते हैं 5वें नंबर पे। और दोस्तों 5वें पे ही आपके दो लोग आते हैं, एक तो भूतपूर्व उपराष्ट्रपति और दूसरे लोग उप प्रधानमंत्री में आते हैं, जो कि उप प्रधानमंत्री का प्रावधान आपकी संख्या में नहीं है। ठीक है, बट ये तय किया गया है। बस इस प्रकार से ये आपके प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री जो कि हैं भूतपूर्व उपराष्ट्रपति, दोनों आपके एक ही कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो पहला आपका राष्ट्रपति है, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री है, चौथा आपका राज्यों के राज्यपाल हैं अपने राज्यों में, और 5वें में आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे 6ठे में दोस्तों, तो 6ठे में आपके जो आएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, बहुत महत्वपूर्ण। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों आपके 6वें क्रम में आते हैं। ठीक है, और 6वें क्रम में दोस्तों आपके लोकसभा अध्यक्ष भी आते हैं। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश, इनका जो क्रम है वो दोस्तों एक ही है। 7वें के क्रम में दोस्तों आप देखेंगे तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्यसभा एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री होते हैं, और राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं अपने अपने राज्यों में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो 7वां जो आप देख रहे हैं 7वां क्रम, इस 7वें क्रम में देखिए आपने क्या क्या देखा, कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। ठीक है, चूँकि अध्यक्ष आपके दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है, राज्यों के मुख्यमंत्री जो कि अपने अपने राज्यों होते हैं। और दोस्तों 7वें में ही एक प्रावधान साथ ये जोड़ा गया है, उसको भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति भी इसी पूरे ग्रुप में आते हैं। तो 7वें में आपके बहुत महत्वपूर्ण पद हैं। ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा, तो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति किसमें आएगा आपका, वो आपका आएगा 7वें क्रम में। ठीक है, आगे देखिए 8वें में आपके दोस्तों भारत में स्थित जो विदेशों के असाधारण तथा पूर्ण अधिकारी जो राजदूत होते हैं, राजदूत मिला के जो विदेशों में है राजदूत, और राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त और राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य के बाहर। देखिए यहाँ क्या था, यहाँ राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य में थे तो वो चौथे क्रम में थे, लेकिन अगर राज्य के बाहर हैं तो अपने राज्य के बाहर के राज्यों के राज्यपाल क्रम किसमें आएगा, आपका 8वें में आएगा। ठीक है, राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें आते हैं, लेकिन कौन, अपने राज्य के अगर बाहर होंगे वो, तो वो इस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, उसके बाद 8वें। ठीक है, 9वें में दोस्तों आते हैं आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और 9वें में दोस्तों आपके आते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ये आपको दोस्तों आते हैं 9वें क्रम में। ठीक है, तो 9वें क्रम में बहुत महत्वपूर्ण लोग आते हैं दोस्तों। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कहाँ थे आपके, वो आपके 6ठे में ही थे। ठीक है, लेकिन 9वें में आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और 9A में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये सब आपके आते हैं दोस्तों 9 में। ठीक है, आगे 10वां दोस्तों आप दिख रहे राज्यसभा के सभापति, जिनको हम उपराष्ट्रपति कहते हैं। ठीक है, ठीक है, राज्यसभा के उप नहीं माफ कीजिएगा, राज्यसभा के उप सभापति सुना। ठीक है, सभापति तो आपके ये उपराष्ट्रपति यहाँ थे ही 2nd नंबर पे। ठीक है, राज्यसभा के उप सभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र के राज्य मंत्री, और इस प्रकार से ये लोग आते हैं दोस्तों आपके 10वें में। और ये आपका दोस्तों सेकंड लास्ट है 11वां में दोस्तों आपके आते हैं भारत के महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव, उपराज्यपाल। ठीक है,
उसके बाद लास्ट दोस्तों आपका जनरल और उनके समान रैंक वाले सेना अध्यक्ष होते हैं, वो आपके आते हैं 12वीं में। दोस्तों यही 12 कैटेगरी निर्धारित की गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा। अब यहाँ आप देखेंगे प्रश्नों को। निम्नलिखित अधिकारी विचार कीजिए, मंत्रिमंडलीय सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य और भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इनका आप क्रम देखेंगे तो दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों ये आपके 6वें नंबर पर थे, ठीक है, ये आपके 6वें नंबर थे। तो ये आपका सबसे पहले यही आएगा, ठीक है, 4। उसके बाद दोस्तों संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य आएंगे, ठीक है। फिर आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त आएंगे और फिर उसका मंत्रिमंडल सचिव आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसको करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ इनको देख लीजिए, इनको आप याद कर लेंगे तो आप ये प्रश्न को जो है आप कर लेंगे। देखिए जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है। तो दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन कहाँ थे, 6वें नंबर पर थे। इसका मतलब 1 2 3 4 5 के अंतर्गत कौन कौन आएगा। तो आप जो भूतपूर्व राष्ट्रपति होंगे यही आपके इसके ऊपर आएंगे। महान्यायवादी तो आता है 10वें के आसपास, चीफ ऑफ स्टाफ 12वें में आता है और लोकसभा का अध्यक्ष भी नीचे आता है। तो इस प्रकार से भूतपूर्व राष्ट्रपति ही इसके ऊपर होंगे, ठीक है। तो यही एक प्रकार से एक क्रम होता है दोस्तों, ठीक है। और इसमें आप देख लीजिएगा, इसको आप अपने से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ समझाएंगे बार बार चीज़ें। देखिए भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन होता है। तो भारत सरकार में सबसे ऊंचे सिविलियन आपका होता है वो मंत्रिमंडल सचिव होता है, ठीक है। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी मंत्रिमंडलीय सचिव होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे कुछ नहीं है खास। अब हम आते हैं दोस्तों लोकसभा के बारे में, और लोकसभा संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए संसद जो है, संसद कौन, संसद आपका संघीय सरकार का एक विधायी अंग है। विधायी मतलब जहाँ विधायी प्रक्रिया होती है वो संसद में होती है। केंद्र स्तर पर विधि निर्माण का कार्य संसद का किया जाता है। संविधान के भाग 5 किसमें, संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से लेकर 122 में संसद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, तो आपके भाग 5A में, भाग 5 के अध्याय 2 के अनुच्छेद अंतर्गत 79 से लेकर 122 तक जो है आपका संसद से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। तो 79 में दोस्तों क्या है, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर, 2 सदन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी, ठीक है, जिनके नाम होंगे राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। तो आपका देखिए अगर पूछा जाए कि संसद में कौन आएगा, तो संसद दोस्तों आपका प्रेसिडेंट आएगा, प्लस आपका लोकसभा आएगा और प्लस आपका राज्यसभा आएगा। इन तीनों को मिलाकर दोस्तों, इन तीनों को मिला के आपकी बनती है क्या, आपकी बनती है संसद, ठीक है। तो इस प्रकार से आप संसद किसको जोड़ेंगे, तीनों को, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा केवल नहीं होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति भी इसका एक अंग होता है, क्योंकि लास्ट में राष्ट्रपति के पास ही कोई विधेयक जाता है जिसमें साइन होता है और वो जो है बनता है कानून, ठीक है। तो आगे अनुच्छेद 81 दोस्तों, 81 में क्या है, 81 में प्रावधान है कि लोकसभा राज्यों से 530 से अनधिक और संघ राज्य क्षेत्रों से 20 से अनधिक प्रतिनिधि सदस्यों को मिलकर बनेगी। देखिए अनधिक का क्या होता है कि इससे ज़्यादा नहीं, राज्यों से मैक्सिमम 530 और संघ राज्य क्षेत्र से 20 सदस्य ही आपके लोकसभा में जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से प्रावधान है। और लिखा है यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि पर्याप्त नहीं हो तो अनुच्छेद 331 के तहत इसके द्वारा लोकसभा में उस समुदाय से 2 सदस्य मनोनीत करने की व्यवस्था थी, ठीक है, ठीक है। तो ये व्यवस्था थी अभी तक। अब इस संबंध में क्या हुआ है कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम आया है जो कि 2019 में आया था। इसके द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों संबंधी व्यवस्था को अनुच्छेद 334 के तहत निर्धारित तिथि से आगे नहीं बढ़ाया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है आपके 2020 तक ही था, अब ये प्रावधान इसमें इसका प्रावधान नहीं है, तो आप ध्यान दीजिएगा। और ये किसके अंतर्गत हटाया गया है, ये आपका 104वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो राष्ट्रपति 2 लोगों को एंग्लो समुदाय से मनोनीत करा था वो उसका प्रावधान खत्म कर दिया गया है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार आंग्ल भारतीय समुदायों से लोकसभा के 2 सदस्यों का जो नामांकन की अब व्यवस्था है, अब वो क्या हो गया है, निष्प्रभावी हो गई, ठीक है। तो लोकसभा में राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं, आपको पता होगा, ठीक है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का जो आवंटन है वो 1971 की जनगणना पर आधारित है अभी भी, ठीक है। जबकि प्रत्येक राज्य की जो गणना होती है, ठीक है, वो आपका हर 10 साल पर होती है, लेकिन वर्तमान में आपकी जो जनगणना होती है वो 1971 की जनगणना के ही बेस्ड है, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। और 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 पर जो है इसको लिया गया है, ठीक है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार यह निर्धारण पर 2026 के पश्चात पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने का किताब रहेगा। मतलब जो आपकी जो दोस्तों ये आपकी जो 1971 की जनगणना है, ये आपका 84वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि जो ये जनगणना है ये आपका 2026 तक ही कंटिन्यू रहेगी। इसके बाद की जो जनगणना होगी उसके आधार पर जो है आगे कार्य होगा, ठीक है। तो ये आपका
जो आपका चुनाव होता है वो दोस्तों वो आपका अभी भी 1971 की जनगणना के आधार पर ही होता है। ठीक है, तो कब तक होगा वो 2026 तक, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे आपका है अनुच्छेद 83 का 2 के अनुसार लोकसभा की जो अवधि दोस्तों होगी वो प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक की होगी। कब तक की होगी? 5 साल तक की होगी। ठीक है, हालांकि राष्ट्रपति को 5 साल से पूर्व किसी भी समय जो है लोकसभा को विघटित करने का अधिकार है। तो विघटन कौन कर सकता है दोस्तों? लोकसभा का अध्यक्ष नहीं, वो आपको कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए, आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में होने पर संसदीय विधि द्वारा संसद की अवधि एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। कब? अगर आपात लागू है भारत में तो जो है आप उस लोकसभा में जो है आप 1 साल तक और बढ़ा सकते हैं। मतलब 5 है तो 5 से आप 1 करके 6 कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दिशा में 6 माह की अवधि से अधिक होगा। मान लीजिए आपात था, आपने 1 साल बढ़ा दिया, अब आपात खत्म हो गया तो लगभग 6 महीने के अंदर जो है आप जो है इसकी जो है दूसरे लोकसभा के लिए उद्घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, लोकसभा दोस्तों बनने के लिए व्यक्ति की जो आयु होगी कम से कम 25 वर्ष, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कितना था? आपका 35 था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ कितना है? यहाँ आपका कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, 25 से कम होना चाहिए। लोकसभा का स्थगन कौन करता है? लोकसभा का स्थगन आपका लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। ठीक है, जबकि जो सत्रावसान और विघटन दोस्तों होता है यह आपका राष्ट्रपति करता है। ठीक है, मतलब सत्र का समाप्ति और विघटन ये कौन करेगा? आपका राष्ट्रपति करेगा। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का स्थगन कुछ समय के लिए वो अध्यक्ष करता है। ठीक है, जिसे लोकसभा का अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से किया जाता है। ठीक है, तो लोकसभा का दोस्तों आपका कौन अध्यक्ष एवं जो उपाध्यक्ष होते हैं वो आपके लोकसभा के सदस्य होते हैं, उनमें से ही चुना जाता है। अनुच्छेद 94 का 2 के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? वो देगा अध्यक्ष को। ठीक है, जाहिर सी बात है। आगे देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटा सकता है। ठीक है, अगर लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना है दोस्तों तो क्या होगा? लोकसभा के जो सभी सदस्य होंगे उनके बहुमत से, ठीक है, बहुमत मतलब 50% जो 1+1 होता है उसके बहुमत से आप उसको जो हटा सकते हैं। ठीक है, इसको लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 94 में इसकी बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 96 के तहत जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचार के अधीन है तब वे सदन में उपस्थित रहते हुए पीठासीन नहीं होंगे तथा अध्यक्ष अपने पद से हटाए जाने के संकल्प पर प्रथमतः मत देने का तो अधिकार होगा, किंतु मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत नहीं दे सकेगा। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कार्यक्रम चल रहा है तो उस समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जो है ये सदन में जो है बैठ आ सकते हैं, उपस्थित सकते हैं, और लेकिन वो जो है अपनी सीट जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सीट है उसकी सीट पर नहीं बैठेंगे। वो नॉर्मल जिस प्रकार से लोकसभा के सदस्य बैठे हुए हैं उसके रूप में बैठेंगे, और हटा जाने का जो संकल्प होगा उस पर पहला मत तो दे सकते हैं, मतलब पहली बार तो वोट कर सकते हैं, लेकिन अगर मत बराबर हो गया, ठीक है, टाई हो गया, तो उस समय निर्णायक मत नहीं दे पाएंगे। ये जो है इनके लिए एक प्रकार से कमी होती है। ठीक है, आगे देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो अन्य विषयों पर प्रथमतः मत नहीं देते हैं, वे निर्णायक मत देते हैं, कास्टिंग वोट। ठीक है, देखिए नॉर्मल वे में क्या होता है, जो भी कोई विधेयक आता है तो लोकसभा का अध्यक्ष उस पर वोट नहीं करता है, सिर्फ जब टाई हो जाएगा, जब कोई मतलब वोट बराबर रहेगा तभी वो अपना कास्टिंग वोट देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एकदम उल्टा होता है। ठीक है, कब? जब उनको हटाने की प्रक्रिया चल रही होती है। ठीक है, इस प्रकार से लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। ये आप जान लीजिए, जो लोकसभा का सचिवालय होता है वो किसके अंडर में काम करता है दोस्तों? वो आपका लोकसभा के अध्यक्ष के अंडर में काम करता है। प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं? प्रोटेम स्पीकर जो आपके होते हैं आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। कौन? प्रोटेम स्पीकर। और इसको जो है दोस्तों राष्ट्रपति बनाता है। देखिए, नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले लोकसभा के समांतर सबसे जो वरिष्ठ सीनियर सिटीजन होंगे उनको प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से वही जो है नए सदस्यों को क्या कराएंगे? आपका शपथ दिलाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, अनुच्छेद 85 का 1 है दोस्तों, उसके अनुसार लोकसभा की एक सत्र की जो अंतिम बैठक होगी और जो आगामी सत्र की प्रथम बैठक होगी इन दोनों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। मतलब कुल मिला के ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए लोकसभा की जो 3 बैठकें होती हैं तो उन दोनों 2 बैठकों के बीच में 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता। ठीक है, 6 माह के अंदर एक नई बैठक करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखिए अनुच्छेद 100 के 3 के अनुसार दोस्तों, ठीक है,
लोकसभा या राज्यसभा का कोरम जो होता है, कोरम, ठीक है, जिस चीज़ के अनुसार जो है आपकी सदन में कार्रवाई होती है, सदन में काम चलता है, तो कोरम की जो कुल सदस्य संख्या है वो उसका 1/10 जरूर होना अनिवार्य है, तभी आपकी जो है कोई भी कार्रवाई सदन में हो सकेगी। अगर एक कोरम पूरा नहीं होगा तो सदन जो है विघटित हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से रहेगा। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है, ठीक है। अगर आपको अपोजिट में बैठना है, ठीक है, पक्ष विपक्ष होते हैं, तो आपको भी 1/10 कम से कम आपकी सीट होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप विपक्ष में मान्यता प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि आपके 80 भेजता है, ठीक है। तो यूपी से सबसे ज़्यादा दोस्तों लोकसभा के सदस्य होते हैं, कितने होते हैं, 80 होते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्रमशः दोस्तों महाराष्ट्र नाम आता है और उसके पश्चिम बंगाल, ठीक है। इस प्रकार सबसे ज़्यादा सदस्य कहाँ है आपके, यूपी से हैं, कितने हैं, 80 हैं, ठीक है। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्याशी हेतु चुनाव व्यय का जो अधिकतम सीमा निर्धारित कर दिया गया है वो आपका 95 लाख रुपये है और कुछ संघीय क्षेत्रों में 75 लाख रुपये है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी वेट को बढ़ा दिया गया है, ठीक है, महंगाई को देखते हुए, ठीक है। तो दोस्तों आपका इस समय चुनाव व्यय की जो अधिकतम सीमा है किसके लिए, लोकसभा निर्वाचन के लिए, वो आपका कितना है, 95 लाख है और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यही है 75 लाख होती है, ठीक है, इस प्रकार से। और विधानसभा क्षेत्र के लिए 40 लाख होती है और उसी कुछ राज्यों में संघीय क्षेत्रों के लिए 28 लाख होती है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रश्न देखिए किस प्रकार से है। अगर लोकसभा का पूछा जाए तो 95 लाख और विधानसभा का पूछा जाए तो 40 लाख, ठीक है, इस प्रकार से है, ठीक है। आगे लोकसभा का जो प्रथम चुनाव दोस्तों हुआ था 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 1952 के बीच में, तो दोस्तों ये चला था और यह चुनाव जो है 489 सीटों के लिए हुआ था। और प्रथम लोकसभा का जो पहला अधिवेशन दोस्तों हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है, तो प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन आपका 13 मई सन 1952 को हुआ था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, और इसके अध्यक्ष बने थे गणेश वासुदेव मावलंकर। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपके, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। और ये दोस्तों अपनी मृत्यु मतलब कि 1956 तक जो है इस पद पर कार्य करते रहे थे, ठीक है। पहली लोकसभा दोस्तों जो थी, पहली लोकसभा, उसके शेष कार्यकाल के लिए तत्कालीन जो उपाध्यक्ष थे वो आपके थे NM अनंत सैनम अयंगर, ठीक है। देखिए ये आपके अध्यक्ष थे और यहाँ बात हो रहा है उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष कौन थे आपके, M अनंत सैन अयंगर लोकसभा के, ठीक है, थे, ठीक है, जो कि उपाध्यक्ष थे। आगे देखिए, आगे 1954 में JV कृपलानी, कौन, 1954 JV कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों के द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष GV मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो देखिए दोस्तों पहले जो अध्यक्ष थे GV मावलंकर, उनके खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव कौन लेके आया था, वो आपके विपक्ष में थे JV कृपलानी जी। 1954 में पास लाया गया था, जिसे लोकसभा द्वारा अस्वीकृत जरूर कर दिया गया था, मतलब पास नहीं पाया था, लेकिन पहला पूछा जाए अविश्वास प्रस्ताव तो आपके किसी मतलब आपके जो है अध्यक्ष GV जो मावलंकर थे उनके खिलाफ आया था, ठीक। लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है दोस्तों, तो आपको मीरा कुमार थी, वो आपकी 2009-14 में हुई थी। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष आपको पता ही होगा ओम बिरला जी, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका लोकसभा संबंधित हो गए। अब यहाँ प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं और जो प्रश्न दोस्तों रिपीट होंगे उनको हम लोग छोटे से लेंगे, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबे हो जाते हैं, ठीक है, और लेक्चर को छोटे सीमा में बांधना बहुत जरूरी होता है। पहला प्रश्न क्या है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचन होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु आपको पता है 25 वर्ष। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र जब भरते हैं तो भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया सकता है, ठीक है। तो अगर लोकसभा के निर्वाचन के लिए आपको नामांकन करना है तो आप भारत के नागरिक हो और आपका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल जरूर हो, ठीक है, ये प्रावधान है। थोड़ा सा इसको आप देखिए, यहाँ क्या है, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के धारा 4 के अनुसार लोकसभा सदस्य के निर्वाचन के किसी भी सामान्य सीट से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए किसी नागरिक को किसी भी राज्य या संघ क्षेत्र का किसी निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, ठीक है। और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों पर नामांकन के लिए किसी भी राज्य की अनुसूचित जाति का सदस्य होना तथा किसी भी शासित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कह रहा है कि आपको किसी भी, जैसे मान लीजिए आप यूपी से भर रहे हैं तो भले आप यूपी के ना हो, लेकिन राजस्थान के हों, MP के हो, कहीं के आप जो है आपका निर्वाचन में आपका नाम हो, ठीक है। असम के स्वायत्त शासित जिलों में लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों पर नामांकन हेतु उसी क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति का होना या स्वायत्त शासित जिलों, ठीक है, का पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। देखिए यहाँ क्या है, असम के लिए और कुछ लक्षद्वीपों के लिए, इस प्रकार की जनजातियों के लिए आपको वहीं का, ठीक है, उसके लिए बाहर का नहीं, उसके लिए वहीं का आपको आवश्यक होना, पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है, ठीक है। और उस प्रकार से दोस्तों आप क्या है, जबकि देश की अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर नामांकन हेतु किसी भी राज्य की, ठीक है, किसको छोड़ के, असम के जनजातीय क्षेत्रों को छोड़ के अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना और किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। मतलब असम और जो लक्षद्वीप हैं उन जातियों के अलावा आप किसी भी जनजाति के क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको कहीं भी किसी भी देश किसी भी राज्य का जनजाति आप हों तो आप जो है डाल कर सकते हैं नामांकन, ठीक है। सिक्किम की लोकसभा सीट पर नामांकन हेतु
उसी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। सिक्किम के लिए भी यही चीज़ है दोस्तों, जिस प्रकार से असम के लिए है। वर्ष 2003 में सरकार द्वारा राज्यसभा के निर्वाचन के लिए उसी राज्य में पंजीकृत मतदाता होने की वार्ता को समाप्त कर दिया गया। ये कब किया गया? 2003 में। से पहले ये प्रावधान था दोस्तों कि आपको उसी राज्य का, जिस राज्य से आप नामांकन भर रहे हैं उसी राज्य का आपको वहाँ से, लेकिन अब ये जो है व्यवस्था खत्म हो चुकी है 2003 में, ठीक है। अब आप राज्य में, देश में कहीं भी किए आप जो है पंजीकृत नागरिक हैं तो आप जो है नामांकन भर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे प्रश्न है लोकसभा को में राज्यों के किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो आपको पता है जनसंख्या के आधार पर आवंटित होती है और वर्तमान में आपका 1971 की जनगणना के आधार पर ही आपका वोट होता है, जो कि सन 2026 तक के लिए किया गया है, ठीक है। ये आपका 2026 तक के लिए कार्य करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन, सेम वही क्वेश्चन दोस्तों। भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो आपको पता होगा। देखिए इसमें क्या है, आपकी टोटल जो सीट होती है वो लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हो जाते हैं और इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या आपका 552 होती है, 530 राज्यों में और 20 संघ में और 2 आपके एंग्लो इंडियन समुदाय से हैं। लेकिन अब ये प्रावधान खत्म हो गया है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर अब होगा आपका 550, ठीक है। और अगर पूछा जाता पिछला तो आपका 552 होता, बट आपका होगा 550, इसलिए इसमें कोई उत्तर इसका नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो आपका 207वां जो है और 31वां, ये आपका देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पढ़िए आप। 31वें संविधान संशोधन 1973 द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या क्रमशः 525 और 20 निर्धारित की गई थी, ठीक है। और इस प्रकार से, हालांकि छोड़िए आप, ये प्रश्न आपके मतलब का नहीं है। लोकसभा में राज्य वार सीटों का आवंटन बस 1971 जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारित किस वर्ष तक दोस्तों रहेगा? आपका 2026 तक। इसको भी आपको बहुत देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न होगा मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। चीज़ें जो महत्वपूर्ण, देखिए क्या है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीट है? तो आपके अनुसूचित जनजातियों के लिए पूछा गया है। आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो सर्वाधिक आरक्षित क्षेत्र किस लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में ऐसी सीटों की संख्या 0 है, मतलब कुल मिला के उत्तर प्रदेश और बिहार में जनजातियों की सीटें नहीं है, ठीक है, क्योंकि है ही नहीं यहाँ पे जनजाति। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो अनुसूचित जाति के लिए आपका जो स्थान दोस्तों है वो आपका 84 है, ठीक है। कितना है? 84 सीटें हैं। और आपका 47 जो सीट दोस्तों वो आपका अनुसूचित जनजाति के लिए, कहाँ से? ये आपका पूछा गया है लोकसभा में। तो लोकसभा में टोटल कितनी सीटें हैं? 84 हैं। अनुसूचित जातियों के लिए आपके 47 है, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए आपका जो है कितना है? 84 सीटें हैं। और जनजातियों के लिए कितना है? आपका 47 है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, 47 आपका जनजातियों के लिए है, उसका डबल कर देंगे लगभग, तो 84 के आसपास आपका किसके लिए है? अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न वही है, देखिए इसको देखिए आप, इस प्रश्न को देखिए। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र बुला सकता है। ये बात बिल्कुल सही दोस्तों। भारत का राष्ट्रपति अगर चाहे तो वो ऐसे स्थान पर जिसे वो ठीक समझे वहाँ जो है संसद बुला सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपका दिल्ली में होगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है, भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्र नहीं दोस्तों, कम से कम 2 सत्र तो होने चाहिए, ठीक है। कहा था 6 महीने के अंतर्गत, और टोटल 12 महीना होता है, तो आपका 6 महीने के अंतर्गत 2 सत्र हो सकते हैं, ठीक है। तो आपका दूसरा गलत रहेगा। तीसरा क्या है, एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक है। हाँ तो बात सही है भाई, कोई न्यूनतम संख्या नहीं है, जब तक बहस नहीं तो लोग जो है वॉकआउट कर देते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। आगे देखिए, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया सकता है किसके द्वारा? ये आपका दोस्तों होता है ये आपका होता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। तो देखिए आप जानते होंगे राष्ट्रपति कोई भी कार्य सर्वविक्षण नहीं कर पाता है, उसको प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक होता है। तो करता तो राष्ट्रपति ही है, लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर यह ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। क्या करता है? भंग कर सकता है, ठीक है। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। लोकसभा की जो बैठक होती है दोस्तों वो आपका देखिए स्थगन के द्वारा भी, विघटन के द्वारा भी और सत्ता अवसान द्वारा, मतलब उपयुक्त सभी के द्वारा आप जो है बैठक को समाप्त कर सकते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे अगर प्रश्न दोस्तों यह देखिए, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है किसी भी परिस्थिति में आगे नहीं बढ़ा सकता, बिल्कुल बढ़ा सकता है दोस्तों, ठीक है। परिस्थिति में आगे बढ़ा सकता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ सकता है, ये बात गलत है। एक बार में आपका 1 साल बढ़ता है, आपने देखा था आपात के समय। तीसरा क्या है, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ा सकते, बिल्कुल बात सही है, ये बात एकदम सही है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष, बिल्कुल गलत है। तो आपका इसका उत्तर दोस्तों आपका सी हो रहेगा। दोस्तों आप देख रहे होंगे जो हम लोगों ने पढ़ाया टॉपिक
उसी संबंधित प्रश्न है, तो आपको करने में आराम हो रहा और अच्छा लग रहा होगा और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लोकसभा में कम से कम कितने सीट प्रश्न, तो आपका वर्ष में जो है 2 बार कम से कम रहा था 6 महीने के अंदर। ठीक है, लोकसभा का जो कोरम होता है उसमें कुल सदस्य संख्या कितना होता है, तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है, आपने बताया था। ठीक है, आपने देखा था इसको। आगे देखिए, जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तीसरे दर्जे पे है। देखिए, पहले पर आप कौन था, पहले आपका दोस्तों यूपी था, और दूसरे पे आपका कौन सा महाराष्ट्र था, तीसरे पे आपका दोस्तों कौन था, तीसरे पे आपका पश्चिम बंगाल था। देखिए यहाँ देख रहे होंगे आप, 80 सीटें यूपी से, महाराष्ट्र से 48 और बिहार से वो पश्चिम बंगाल से 42 सीटें हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा था। आगे देखिए दोस्तों, प्रश्न ऐसे बनते हैं, कभी ये पूछता है कि किन 2 राज्यों से बराबर हैं। लोकसभा में कितने स्थान राजस्थान का निर्धारित हैं, तो राजस्थान का आपको 25 हैं। ठीक है, 25 सीटें निर्धारित हैं। ठीक है, आगे देखिए, लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है। देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है कि बिहार को कितना स्थान आवंटित है, तो उतना ही 2 राज्यों को योग को निर्धारित है। तो आप देख पाएंगे यहाँ इस जगह, देखिए यहाँ क्या है, बिहार कहाँ है, बिहार, तो बिहार में दोस्तों आपकी टोटल जो सीटें हैं बिहार में वो इस समय कितनी है, 40 है। कितनी है, 40 हैं। ठीक है, 40 हैं। तो देखिए गुजरात और असम को मिलाएंगे तब भी 40 हैं, गुजरात झारखंड को मिलाएंगे 40 हैं। ठीक है, एमपी या छत्तीसगढ़ तो मिला के जो उत्तर आप देखेंगे उसके आधार पर कार्य करेंगे। ठीक है, हालांकि इन चीज़ों को बहुत आप रट नहीं सकते हैं, एक बार आप देख लीजिएगा कहाँ से कितनी सीटें हैं। ठीक है, देखिए निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसकी लोकसभा में केवल 1 सीट है, तो किस किस की 1 सीट है। देखिए तो आप देखेंगे चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। ठीक है, देखिए यहाँ देख पाइए, चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड और पुदुचेरी में लोकसभा की मात्र 1 सीट है। इसका मतलब चंडीगढ़ हो गया, सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड और पुदुचेरी। ठीक है, त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, मणिपुर, दादर नगर हवेली, दमन दीव, अरुणाचल प्रदेश, इन सब में आपकी 2 सीटें हैं। ठीक है, तो 1 सीटें किसमें आपकी, ठीक है 1 सीटें और 2 सीटें आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो चंडीगढ़ जो कि पंजाब हरियाणा की राजधानी है, सिक्किम आप देख पा रहे होंगे सबसे कम जनसंख्या, मिजोरम, ठीक है ये आपका नॉर्थ ईस्ट का सबसे दक्षिण राज्य है, मतलब सबसे जो है इधर नीचे राज्य है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और मिजोरम के जो है ऊपर मणिपुर है, मणिपुर नागालैंड, तो नागालैंड और मिजोरम। अब पुदुचेरी जो कि 3 राज्यों में स्थापित है। ठीक है, करकराइल में, येनम में और माहे में। ठीक है, और इस प्रकार से त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, मणिपुर, दादर नगर हवेली और अरुणाचल प्रदेश, इसमें आपको कितनी सीटें हैं, 2 सीटें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है, तो आपका लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से लद्दाख जो है आपका ये सबसे बड़ा है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे दोस्तों वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ प्रश्न क्या है, यहाँ प्रश्न है लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत कब होता है, तो अपनी जमानत दोस्तों होता है जब आपका 1/6 भाग, देखिए यहाँ लिखा नहीं है, 1/6 भाग भी जो है कुल मत का प्राप्त नहीं करता है तो अपनी जमानत खोता है, और जमानत के अंतर्गत दोस्तों 15,000 जो उनकी राशि होती है वो जब्त होती है, हालांकि कोई राशि नहीं होती है, मतलब कुछ नहीं होती उनके लिए। लोकसभा का नेता कौन था, तो लोकसभा का जो नेता दोस्तों होता है वो आपका होता है प्रधानमंत्री। आप जानते होंगे 75 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के जो नेता होते हैं प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। ठीक है, तो किसी भी सदन का जो नेता होता है वो आपका बहुमत का होता है, उसे प्रधानमंत्री कहते हैं। ठीक है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो आपको पता होगा 1951 नवंबर में आपका चुनाव हुआ था, तो यहाँ ये है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ प्रश्न देखिए कि लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% मत पाना अनिवार्य है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है दोस्तों। ठीक है, भारत के संविधान में निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को दिया जाता है तथा उपाध्यक्ष को पद विपक्ष होता है। हालांकि ये संविधान में प्रावधान नहीं है, ठीक है, प्रावधान तो है लेकिन संविधान में नहीं है। ठीक है, इसलिए इसके दोनों उत्तर दोस्तों गलत हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों को जो है प्रश्नों को समझते हुए उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो महत्वपूर्ण है, देखिए जो महत्वपूर्ण होगा मैं इसी कराऊंगा, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है, तो आपको पता होगा कि लोकसभा के अध्यक्ष को दोस्तों आपके जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनके बहुमत से जो पारित संकल्प होता है उसके आधार पर दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है, उसमें जो उपराष्ट्रपति जो आपका ये होता है स्पीकर, अध्यक्ष, तो अध्यक्ष दोस्तों आपका पद की शपथ, स्पीकर आपका एक प्रकार से लोकसभा के सदस्य की वो लेता है, अध्यक्ष की नहीं लेता है। ठीक है, शपथ। आगे देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष दोस्तों का उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष किसको देगा, आपका
अध्यक्ष को देगा। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न दोस्तों आप देख पा रहे होंगे। प्रश्न जो महत्वपूर्ण थे वो बता दिए। प्रोटेम स्पीकर कर्तव्य क्या होता है? तो प्रोटेम स्पीकर का दोस्तों सर्च क्या होता है? वो होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। ठीक है, जब नए आम चुनाव होते हैं तो उसमें जो है राष्ट्रपति द्वारा एक सीनियर वरिष्ठ व्यक्ति को जो है आपका लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर आता है और उसको जो है आपका शपथ दिलाने का कार्य होता है। ठीक है, यदि लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं कोई उपाध्यक्ष तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। ये बिल्कुल बात सही है। कास्टिंग जो वोट होता है दोस्तों वो यही कर सकते हैं। ठीक है, भारत की प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? आपको पता है, जी मावलंकर जी हैं। यहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है, आगे बढ़िए। लोकसभा सचिवालय सीधे नियंत्रित किसका होता है? तो लोकसभा सचिवालय जिसमें होता है वो आपका लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपकी मीरा कुमार थी। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो अभी वर्तमान में आप देख लीजिए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार से आप ये देखिए 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों से संबंधित निम्नांकित कथनों विचार कीजिए। तो ये दोस्तों ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, तो पुराना हो चुका है, इससे प्रश्न आएगा नहीं। ठीक है, आप केवल अब देखिए, आप आपका शुरू होगा राज्यसभा। और राज्यसभा दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होने से दिक्कत होती है। आप इसको देखिए और आप समझिए दोस्तों। अगर आप लोगों ने ये घटना से पूरी कंप्लीट कर ली है, कर लेंगे, तो आप विश्वास मानिए आपका चैप्टर प्लस आपकी प्रैक्टिस सेट हो रहा है और आपको पता भी चलेगा कि आपने कब जो है जो आपका आने वाला जो प्रश्न होगा, जो भी एग्जाम होगा, उसमें आप कितना अच्छा कर डालेंगे, ये आपको विश्वास नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग दोस्तों आगे मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, संसद और राज्यसभा। दोस्तों तब तक के नमस्कार और आपका दिन शुभ हो।